यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार सबसे पहले तो बता दो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल दोस्तों? हेलो एवरीवन। चलो यार, फटाफट से आ जाओ, जो जो लोग ऑनलाइन आ चुके हो एवरीवन, बस एक बार बता दो मुझे, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही गाइस? एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हो? ऑडिबल है प्रशांत? हाय प्रशांत, हेलो हेलो गाइस। ऐप में भी बता दो यार, पुष्टि, स्वरा, काव्या, आदित्य, ऋषिक, दक्ष, रुद्राक्षी, यामिनी, गुड इवनिंग गाइस। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो जैसे कि ये सेशन आपको पता है, तो यूट्यूब पे भी चल रहा है और ऐप में भी है, तो दोनों जगह से बच्चों के कमेंट मुझे सुनाई दे रहे, सॉरी, दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो आवाज आ रही? यामिनी हेलो, गुड इवनिंग। तो यस, जैसे कि आपका एक नई जंग का आगाज हो चुका है और उसको हम अंजाम तक लेकर जाएंगे, लेकिन उस आगाज से लेकर अंजाम तक, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक के जर्नी में बहुत बड़ा गैप है। तो इस पूरे जर्नी में हमें अपने आप से एक बिल्कुल वादा करना है, अपने आप से बिल्कुल एक कमिटमेंट करनी है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें डेडिकेटेड रहना है। बहुत उतार चढ़ाव, अप्स डाउन्स आएंगे, लगेगा कि यार ये सही तो कर रहे हैं, यार ये सही तो है, ये कहीं ना कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कि ये कोर्स हम कर रहे हैं, कहीं और स्ट्रीम में तो नहीं जाना चाहिए, कहीं और जगह तो नहीं जाना चाहिए, ये तो बहुत टफ लग रहा है, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है। ठीक है, मैथ्स से टच नहीं था मेरा, तो अब मैथ्स की वजह से दिक्कत हो रही है। गाइस ये सब चीजें होगी जो टॉपर से, आप में से उनके साथ भी होगी। और दोस्तों लेकिन अगेन, टॉपर और नॉन टॉपर में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर इस जो कश्मकश चलता है ना, ड्यूअल माइंडसेट जो चलता है ना, उसको क्या करता है, अच्छी तरह से हैंडल करता है। और जो नॉन टॉपर है कहीं ना कहीं उसमें बह जाता है। तो बस ये मैं आपको हर साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइज, अपने इस पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के फेज में, जब मैं स्टूडेंट था मेरे साथ भी आया था कि यार क्या करें, सही तो कर रहे हैं ना। क्योंकि कई बार हमें लग रहा है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बोर्ड एग्जाम भी मैनेज कर रहे हैं, हम साथ में आईपी मैट भी मैनेज कर रहे हैं, और हमारे जो दोस्त है जो बिल्कुल सिर्फ बोर्ड एग्जाम को मैनेज कर रहे हैं, बहुत चिल है, बहुत रिलैक्स है, मस्त अपनी लाइफ जी रहे। भाई वो लाइफ चंद साल की है, एक साल की, उसके बाद स्ट्रगल देखना। जो स्टूडेंट इस टर्निंग पॉइंट पे अगर अपने आप को नहीं संभाले, तो उनके बाद जो स्ट्रगल होता है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। और लेकिन अगर आप ये एक साल अच्छी से स्ट्रगल कर लो, बोर्ड के साथ अपने आईपी मैट एग्जाम को मैनेज कर लो, तो दोस्तों ट्रस्ट मी, आप अपने ब्राइट फ्यूचर को बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ठीक है, तो यस, आप दो चॉइस है, एक तो अभी चिल करो, बाद में पूरी लाइफ स्ट्रगल करो, या फिर अभी स्ट्रगल कर लो, मेहनत कर लो, और पूरी लाइफ एकदम रिलैक्स, जो ड्रीम सपना आपने चाहा था वो करियर आप परस्यू कर सकते हो पूरा लाइफ। तो बिल्कुल चॉइस आपकी है, और ऑफकोर्स सबको यही अच्छा लगेगा कि अभी थोड़ा सर मेहनत कर लेंगे, बाद में अपने सपने के साथ हम जिएंगे। तो यस, शुरुआत करेंगे दोस्तों। वैसे ऐप में यार मेरी, एक सेकंड, ऐप में कमेंट रुक गई है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ऐप में कमेंट रुक गई है। यस 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 यस, बिल्कुल रुक गई थी, अब आ रही है। बिल्कुल चमकाएंगे रुजुल, एक एक कॉन्सेप्ट चमकाएंगे, बढ़िया से चमकाएंगे। मैं तो ड्रॉप लिया हूँ, तो कोई बात नहीं आमिश, अगर आपने ड्रॉप भी लिया है तो इनफैक्ट आपको भी और कड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में पता है, बाकी सालों में तो भी क्या होता है, जब आपके नॉर्मल ईयर्स होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं होता है ना कि यार ऐसे भी क्या ही है, बोर्ड एग्जाम और ये मैनेज करते करते दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और साल निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट नहीं होते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। लेकिन जब ड्रॉप लेते हो ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि यार मैं तो ड्रॉप ले लिया हूँ, मेरा दोस्त तो ग्रेजुएशन कर रहा है फर्स्ट ईयर में, मैंने गलती तो नहीं कर दी ड्रॉप लेके, मैं भी आई वही कोई तो कॉलेज पकड़ के कर लेना चाहिए था बीबीए। तो ये गलती मत करना है ना, आपने ड्रॉप लिया है, बड़ा माइंडसेट करके एक बहुत अच्छी से डिसीजन लिया है, तो ये एक साल इतना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो कि उसका फ्रूट आपको मिले। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे गाइस। यस, इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे लविशा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। ये अपनी इंग्लिश बैच है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स है, कंटेंट आपको सारा इंग्लिश में मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन जैसे हमने कहा था, दिस इज इंग्लिश बैच, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ऐप पर क्लास शो नहीं हो रही कृष्णा, एक बार अपना रिफ्रेश करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो, क्योंकि ऐप में बैच चल रही है मेरे दोस्त, मेरे सामने देखो लाइन से कमेंट्स मुझे दिखाई दे रही है ऐप में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट को ऐप में दिक्कत आ रही है, एक बार अपना लॉग इन फिर से री लॉग इन करो।
लॉग आउट करके एक बार ऑफिस री लॉग इन करो। बुक कब आएगा? तो यस गाइस, बुक्स आपको जो कमिटमेंट दी गई थी उस पीरियड में आ जाएगा। जैसे कि हमने आपको ओरिएंटेशन में लॉन्च में भी कहा था कि जैसे बैच स्टार्ट होती है उसके विद इन 15 डेज आपको आपके एड्रेस पे, क्योंकि फिजिकल बुक है ना, तो आपके एड्रेस पे पहुंचते पहुंचते बेशक उसको टाइम लगेगा, तो आपके एडमिशन जैसे हो गई, एडमिशन के बाद नहीं, जैसे बैच स्टार्ट होती है उसके विद इन 15 डेज आपको बुक्स का जो एक ये है कुरियर से भेजना वो शुरू हो जाएगा। तो विद इन 15 डेज का एक टाइम स्पैन आप समझ के चलो, जो आपको कमिटमेंट किया गया है वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी गाइस। ठीक है। एड्रेस एक तो आपसे कम्युनिकेट, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने एड्रेस अपना फिल किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी, वो आप लोड नहीं लेना है, वो प्रॉपर स्मूथली हर चीज़ होगी, उसके लिए स्पेशल टीम है, वो आपको रीच आउट करेगी और हर चीज़ बताएगी। तो यस गाइस, शुरू करें। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश गाइस? एक बढ़िया से 2 लाइन से हम शुरुआत करेंगे अपने इस बैच की, है ना। तो तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। इस दुनिया को जीतने का जज्बा रखो दोस्तों, इस दुनिया को जीतने का जज्बा रखो दोस्तों, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो यस गाइस, अगर बीच में कभी ऐसा हुआ, ये शायरी मैंने सुनाई है बट ये बहुत रिलेटेबल है। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार मैं तो आज की डीपीपी नहीं कर पा रहा हूँ। डीपीपी यानी मैं आगे बताऊंगा आपको क्या है ना। मैं आज इस बार वीकली टेस्ट में कम मार्क मिले, तो इसको हार मत मानना। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो कोई वीकली टेस्ट में अगर बहुत अच्छा हो मिल गया तो बहुत ज्यादा खुश होकर 3 दिन वैकेशन पे भी मत निकल जाना। ठीक है। तो आपको मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी एक साल भर की तपस्या है, बिल्कुल इसको तपस्या की तरह लो। इसमें आपको कई सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे, दोस्त की मतलब कोई फंक्शन मिस हो रहा है, रिलेटिव का कोई फंक्शन मिस हो रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के साथ मैनेज करना है। दोनों बेहतरीन है, दोनों आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्रीफाइसेस होंगे, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत बेहतरीन होगा गाइस, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो यस, याद रखना कि आपको बिल्कुल पूरी तरह कई सारे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कहीं डाउन हुआ तो भी मायूस नहीं होना, कहीं बहुत अच्छा चल रहा है तो कीप इट अप, कीप गोइंग, उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी मत करना। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जैसे कि कहा है, आज कोई टीचिंग नहीं है, आज वही है जो आपके क्वेरीज है कॉन्ट को लेकर आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें बताऊंगा। मेरे तरफ से कुछ जो बेस्ट है मैं आपको आज देने की कोशिश करूंगा। आज का सेशन जो जो चीजें मैं बताऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप थ्रू आउट द जर्नी उसको फॉलो करो, है ना, थ्रू आउट द जर्नी उसको फॉलो करो। डन है? वेरी गुड तनिष्क, जिसका आज रिजल्ट आया सुपर्ब, वेरी गुड। रौनक ड्रॉप लिया है, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। ओके मेहर, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र से हो, बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरू करें मैथ्स। देखो 10th में अगर कम मार्क्स भी आए हैं, अभी किसका कमेंट गया ऊपर चला गया, तो अभी यार अभी वो आपके हाथ में नहीं है ना, अब वो आपके हाथ में नहीं। हाँ ऑफकोर्स कोई कोई आईएम उसको फाइनल इंटरव्यू में हल्का थोड़ा वेटेज देती है, जैसे जम्मू बिल्कुल नहीं देती, इंदौर देती है बट बताती नहीं, बट बहुत हल्का सा देती है ना। रोहतक थोड़ा अच्छा खासा वेटेज देती है उसको। लेकिन मैं अगेन वही बोलूंगा कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो एंट्रेंस में ना, तो वो चीजें बहुत छोटा रोल प्ले करेगी, करती है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। रोहतक थोड़ा वेटेज देता है, बट अगेन रोहतक भी 10th को अब कम कर दिया वेटेज, 12th का वेटेज उसने बढ़ा दिया है ना। 12th का वेटेज ज्यादा देता है रोहतक, 10th को कम देता है। तो जो हो चुका है वो आपके हाथ में नहीं, जो भी आपके हाथ में उसको बेस्ट करो। और यहां से, और मैं बोल रहा हूं अभी भी कि इसको अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलो ना तो मजा आ जाएगा। एंट्रेंस को सही फोड़ दो, पिछली बातें उतना फिर मैटर नहीं करेगी। तो गाइज सारी बातें तो कर दी, लेकिन शुरू करते इंट्रोडक्शन से। तो ये नया बैच है, आप में से कई लोग यूट्यूब के थ्रू मुझे जानते होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे सेशन वैसे चल ही रहे हैं, प्री फाउंडेशन बैच। लेकिन फिर भी बता दूं, मेरा नाम विनीत कांकरिया, मैंने खुद ने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। एंड गाइस पिछले 14+ ईयर्स से मैं टीचिंग में हूँ। ठीक है, और टीचिंग में कई सारे डोमेन में मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे कैट, आईपी मैट, जीआरई, जी मैट, बैंकिंग एंड सो ऑन। यानी जहां एप्टीट्यूड ये चीज है ना, जहां मैथ्स ये चीज है, वहां मैं अपना पूरी तरह से बेस्ट देने की कोशिश कर चुका हूं, और काफी आई एम कॉल गेटर को ट्रेन कर चुका हूं। तो अब की बार आप सब हो यार, बस
ताली दोनों हाथ से बजेगी तो बिल्कुल हमने जोरदार हाथ आगे कर दिया है, आईपी मैट वाला टीम ने जोरदार हाथ आगे कर दिया है। आपको भी उतनी शिद्दत से हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाना है और रिजल्ट तक जाना है। ठीक है, सो यस, शुरू करें। व्हाट शुड आई प्रायोरिटाइज? अथर्व मैनेज करना होगा दोनों चीज। देखो, एक क्वेश्चन आया है कि अथर्व का कि सर मैं 12th से हूं तो क्या हमने अभी प्रायोरिटी करनी चाहिए? तो मैं बोलूंगा यार, अगर आप 12th से हो ना तो आपने दोनों चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑफ कोर्स दोनों को देनी चाहिए। और ट्रस्ट मी गाइज, आईपी मैट की एग्जाम ऐसी नहीं एग्जाम है कि आप 9-9 घंटा आपसे वो डिमांड करे दिन के, बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में, लिमिटेड सब्जेक्ट के साथ है। ऑफ कोर्स सिलेबस उसका वास्ट है, खासकर क्वांट का, लेकिन हमारे पास टाइम स्पैन भी अभी अच्छा खासा है। तो बिल्कुल दिन के जितना बोर्ड को आप टाइम दे रहे हो उतना आईपी मैट का दो, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल कॉलेज क्लासेस, है ना। उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, अगर आप बोर्ड को 2 घंटा दे रहे हो, आईपी मैट को भी 2 घंटा दो। ठीक है, इनफैक्ट इनिशियली जस्ट स्टार्ट हुआ है आईपी मैट, तो आप भले ही बोर्ड को अगर 2 घंटा दे रहे हो, आईपी मैट को 1.5 घंटा दो सेल्फ स्टडी का, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासेस टाइमिंग। धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, आप ये चीज खुद ब खुद बढ़ाओगे। और आप देख रहे हो कि आपका वीक भी पूरी तरह ऑक्यूपाइड नहीं है क्लासेस में। सैटरडे आपके पास है, संडे आपके पास है। साल भर अगर कुछ सैटरडे संडे हमने एंजॉय नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे साल के वीकेंड आप पढ़ाई 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 करो, नहीं, थोड़ा रिलैक्स माइंडसेट भी चाहिए। थोड़ा आउटिंग जा रहे हो किसी वीकेंड जाओ, लेकिन किसी वीकेंड पे घर पे बैठे हो तो उसको यूटिलाइज करो अपने सेल्फ स्टडी में। ठीक है, क्योंकि गाइज एक रिलैक्स माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए। तो यार प्रायोरिटाइज आपको दोनों को देना है। साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमर्स स्टूडेंट नॉन मैथ्स हूँ सर कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्ट्स हूँ सर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइज ट्रस्ट मी, आप 10 तक तो मैथ्स सबको है, आगे मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। 10th तक तो मैथ्स सबको है। 80%, 70 to 80% सिलेबस आपका मैथ्स का अप टू 10th का है यार, अप टू 10th का। बस वो जो 20-30% है वो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। बट जब आप ये अप टू 10th वाला मैथ्स पूरा कर लेते हो ना, एक बार वापस से जब आप टच में आ जाते हो मैथमेटिक्स के, तो आपको वो फर्क नहीं पड़ता। आपको वो जो एक्स्ट्रा मैथ्स है ना, एडवांस मैथ्स भी, वो भी आप अच्छी से कर लेते हो, हायर मैथ्स। ठीक है, बिल्कुल नॉन मैथ्स वालों को भी बताऊंगा। आज का सेशन इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आज कोई मैं टीचिंग नहीं करने वाला हूँ। आज आपको पूरे साल में क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी वही चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, बैच में क्लासेस बिल्कुल जो प्लानर है एकांश एकाक्ष, उस हिसाब से होगी जो प्लानर आपको दे दिया गया है। डन है, चलो। इंटरव्यू तक आपको बिल्कुल आईपी मैट वाला टीम आपके साथ रहेगी, डोंट वरी। फाइनल सिलेक्शन तक ऐसा नहीं कि आईपी मैट एग्जाम टाटा बाय बाय, नहीं। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको कॉल आएगा और कॉलिंग के लिए जो इंटरव्यू और इसकी तैयारी आपको लगेगी वो भी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, सो गाइज मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की, जिसके साथ आपको पूरा साल जीना है। तो क्वांट में अभी जैसे मैं बता रहा था क्या क्या सेक्शंस आते हैं, मैं आपकी क्वेरीज भी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उस पर मैं आऊँगा भी। बट हो सकता है आपकी बहुत सी क्वेरीज मैं जो स्लाइड्स लेकर आया हूँ आज ओरिएंटेशन में उससे क्लियर हो जाए, और एट द एंड जब नहीं भी होगी तो मैं हर चीज़ आपकी पढ़ के आंसर दूंगा, डोंट वरी गाइज, है ना। तो क्वांट में गाइज सबसे पहले तो है अरिथमेटिक, जो मैं बोल रहा था अप टू 10th तक का है अरिथमेटिक। यस गाइज, इसका हर एक टॉपिक लगभग आप अप टू मतलब 10वीं तक, 10वीं कक्षा तक पढ़ चुके हो। ठीक है, कितना शिद्दत से पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो बात की बात, लेकिन पढ़ तो चुके हो आपने, कहीं तो वो गो थ्रू किया है उसको। लेकिन हम उस अजम्पशन में नहीं है कि ये तो आपको आता ही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नहीं। एकदम स्क्रैच से आप हमारी प्री फाउंडेशन बैच भी देख रहे होंगे, एकदम बेसिक से हम उठा रहे। सेम बैच में भी जब हम स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर हमारा एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट होगा, और हम टीचिंग स्टार्ट करेंगे इसी सेक्शन से। आपने प्लानर देखा होगा, प्लानर में मैं पहले अरिथमेटिक ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो एक सेक्शन है जिससे बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना। ये वो सेक्शन है जिसमें बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है और फिर कहीं ना कहीं उसका क्वांट के प्रति इंटरेस्ट आ जाता है। हो सकता है कि बाकी सेक्शन की वजह से वो डरा हो, और अगर मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करूँ, सर स्कूल में तो ज्योमेट्री ऑप्शन में डाल दी थी, अभी क्या ज्योमेट्री करे, अलजेब्रा सर थोड़ा हेवी लग रहा है, हायर मैथ्स नाम ही हायर है। तो इसीलिए गाइज हम इस सेक्शन से शुरुआत करते हैं। दो रीजन है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बड़ा है। आप देखो रोहतक में मोर देन 50% वेटेज, रोहतक के क्वांट में मोर देन 50% वेटेज अरिथमेटिक का है।
देन जिपमैट में भी गाइज मोर देन 50% वेटेज या अप टू 50% वेटेज लगभग अरिथमेटिक का है। इंदौर में भी उसका अच्छा खासा वेटेज हुआ है अब तक। इस साल अरिथमेटिक का थोड़ा सा वेटेज कम था इंदौर में, बट इट डजंट मीन कि आने वाले सालों में अब यही पैटर्न फॉलो होगा। गाइज एक बात बता दूं, ये एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये साल जो हुआ वही पैटर्न नेक्स्ट ईयर फॉलो होगा। इस बार अरिथमेटिक ज्यादा है तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा ही आएगा, इस बार अरिथमेटिक कम है तो नेक्स्ट ईयर कम ही आएगा, नहीं। हर साल एक नया है, हमें 360 डिग्री प्रिपेयर्ड होना है। एक पर्टिकुलर सर हम बस पिछले साल के 5-6 साल के क्वेश्चन करके चले जाए, नहीं भाई, ये कोई आपकी बोर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है ना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री प्रिपेयर्ड होना है, जिसको हम बोलते हैं अन्ना चारों और चौकन्ना। ठीक है, तो यस गाइज अरिथमेटिक आप पढ़ोगे। उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी क्या क्या सिलेबस है आगे मैं बात करूंगा। देन गाइज नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ये भी स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है बच्चों को कि सर ये क्या है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, एक बड़ा मोनोटोनस सा लगता है। लेकिन जब इसके वो जादू वाली ट्रिक्स शुरू हो जाती है ना, यस कुछ जादुई ट्रिक्स है इस टॉपिक में, यूनिट डिजिट के फाइंड करने के, रिमाइंडर फाइंड करने के, फैक्टर्स फाइंड करने के, जब वो चीजें शुरू हो जाती हैं तो बच्चों को ये टॉपिक बड़ा प्यारा लगने लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ज्योमेट्री, यस ज्योमेट्री जो कि आप पूरे स्कूल में आप सीखे हो, वो पूरा ज्योमेट्री यहाँ पे आप देखोगे। लेकिन डोंट वरी, जो आईपी मैट के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम देखेंगे। एंड गाइस दिल थाम के बैठो, मॉडर्न मैथ्स एंड हायर मैथ्स, ये है थोड़ा सा, मतलब आप मैंने कहा ना 70 to 80% जो सिलेबस है दोस्तों वो अप टू 10 तक का है। ये पूरा 10th है, ये पूरा 10th है, ये पूरा अप टू 10 तक का, ये तीनों अप टू 10th है। अलजेब्रा का भी मोर देन, मतलब आप आगे आप टॉपिक देखोगे तो अलजेब्रा का भी आप समझ लो कि भाई 60-70% पार्ट तो जो है ना वो अप टू 10th तक का है। थोड़ा बहुत ऊपर वाला है 12th 11th 12th वाला, जैसे हम फंक्शंस की बात कर ले, मॉड्यूलस की बात कर ले, लॉगरिदम की बात कर ले, है ना, वो थोड़ा सा हेवी इसमें आ जाता है। हाँ, लेकिन हाँ इसमें भी आप देखो कुछ पार्ट जैसे कि सीक्वेंस सीरीज, एपी वगैरह, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, ये थोड़ा बहुत आप अप टू 10 तक भी देखे हो। कुछ कुछ हेवी है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, ये सारी चीजें। और इसलिए आप देख रहे हो कि मोटा मोटी 70 से 80% अप टू 10 तक का ही है। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर मेरा बायोलॉजी है, मेरा कॉमर्स नॉन मैथ्स है, तो कुछ नहीं यार, हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा। ठीक है, सब बताएंगे, सब बताएंगे, जिपमैट सिलेबस बताएंगे, रोहतक बताएंगे, इंदौर बताएंगे, सिलेबस तो पूरा बताऊंगा मैं। एंड द बेस्ट पार्ट, कॉन्ड का सिलेबस कोई भी एग्जाम आप जिपमैट टारगेट कर रहे हो, रोहतक टारगेट कर रहे हो, इंदौर टारगेट कर रहे हो, सबके लिए सेम है। तो अब शुरुआत ही करते हैं हम कॉन्ड के सिलेबस की। तो जो 5 सेक्शंस मैंने आपको दिखाए गाइस, हर सेक्शन का अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये रहा सिलेबस का एंटायर चार्ट। एंड डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं है, हर सेशन के जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट अपने ऐप में, है ना, अपने ऐप में आपको इसके अनोटेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो देख लो, अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स है जो हम जहां से शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, उसी में पाइप्स एंड सिस्टम आता है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, उसी में कहीं ना कहीं हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस देखते हैं, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अच्छा, ये पार्टनरशिप वेरिएशन भी आपने सुना होगा, वो भी हम रेशो प्रपोर्शन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताओ यार, लगभग ये सारे टॉपिक कहीं तो सुने सुने, देखे देखे लग रहे हैं आपके इस पूरे जो एजुकेशनल लाइफ आपने अब तक जी है, कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपने देखे हैं, राइट गाइस? देंगे नंद किशोर स्टडी टिप्स, हर चीज देंगे, है ना। एग्जैक्टली वैभव, यहाँ पे नाम भले ही हायर मैथ्स से, देखो वैभव ने बड़ी अच्छी बात करी है कि हायर मैथ्स उतना नहीं, ऑफकोर्स है, जिपमैट में फैक हायर मैथ्स है, लेकिन उसका जो एक्सटेंट है या जो उसका हम बोलेंगे वेटेज है, वो इंदौर में ज्यादा है ऑफकोर्स एज कंपेयर विद जिपमैट। रोहतक में तो ना ही है, बिल्कुल ना के बराबर। जिपमैट में भी थोड़ा सा पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एक आध दो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पे एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हाँ इंदौर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस है आपका अरिथमेटिक का, डन है। देन गाइस अलजेब्रा में है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से यानी वही सर्ट्स, इंडाइसेस, है ना, ये जो a रेस टू m, ये आपने सीखा है ना,
ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों की पावर को कॉमन बेस लेते हुए पावर को ऐड कर लेते हैं। ये सब स्कूल में सीखा है, ये इंडाइसेस के रूल्स, यही इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। डोंट वरी, सारी चीज़ें एकदम बेसिक से देखेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ उसके बाद गाइज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी अप टू 10 तक सीखा है। हाँ, फिर इनइक्वालिटी में आप पढ़ते हो वेवी कर्व मेथड, बढ़िया है। नाम लग रहा है सर ये क्या है वेवी कर्व, सर ये कर्व सुन के डर लग रहा है। अरे डोंट वरी यार, वो इनफैक्ट वही मेथड है जो इस टॉपिक को हलवा बना देगी, एकदम हलवा, इजी। लॉगरिदम कुछ नहीं, कोई आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज, बस प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम जो है ना उसके बेसिस पे टॉपिक है, ठीक है। देन गाइस फंक्शन एंड उसी में मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का कुछ पार्ट हम यहां देखते हैं और कुछ पार्ट हम यहां पे भी देखेंगे, बराबर। जो कि रिलेशंस बेस्ड फंक्शंस है ना, वो यहाँ पे हम देखते हैं हायर मैथ्स में। तो गाइज ये हुआ अलजेब्रा का वो पार्ट जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10 तक का है, हल्का फुल्का 11th वगैरह में आप देखते हो वो वाला है। देन गाइज नंबर सिस्टम में, जब मैंने कहा ना जब ये पहला टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ नंबर क्या है और वगैरह वगैरह, तो ये देख के बच्चा बोलता है कि अरे यार सर ये तो बड़ा मोनोटोनस लग रहा है। ये जो मजा आता था ना यहाँ पे, थोड़े यहाँ क्या होता है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डे टू डे लाइफ के, रोजमर्रा की जिंदगी के, है ना, कि प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है भाई, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसका क्या इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो मजा आता है। यहाँ स्टूडेंट बोलता है सर ये तो बड़ा ऐसा टेक्निकल लग रहा है, नहीं। फिर जैसे यहाँ से टॉपिक शुरू होते हैं ना, एक एक जादू सीखते हो आप हर एक टॉपिक में, एक एक टॉपिक को फाइंड करने की, यूनिट डिजिट फाइंड करने की, रिमाइंडर फाइंड करने की, एलसीएम, फैक्टर, जीरोज, ट्रेलिंग जीरोस फाइंड करने की जब आप ट्रिक्स सीखते हो तो मजेदार बन जाता है ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा, आरुषि बोल रही है कि सर प्लीज इंक्रीज वॉइस, ये क्या सबको दिक्कत आ रही है? क्योंकि बस एक ही कमेंट है इंक्रीज वॉइस आरुषि की, तो ये गाइज आई होप ये शायद सबको दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे एंड से अगर प्रॉब्लम होता ना तो यहाँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता। लेकिन अगर ये एक दो स्टूडेंट को है तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज अपना डिवाइस चेक करो, प्लीज अपना डिवाइस चेक करो। नो नो नो, ओके ओके, डन। तो आरुषि और एक दो स्टूडेंट जिन्होंने बोला सर प्लीज इंक्रीज वॉइस, मैं आपको बोलूंगा प्लीज डिवाइस चेक करो, उसमें थोड़ा वॉइस बढ़ाओ या चेंज करो। अगर आप हेडफोन यूज कर सको तो हेडफोन यूज करो। डन है, चलो। सर ऐप का क्या सीन है, उस पर लाइव नहीं दिखता? रचित मैं वही बोल रहा हूँ दोस्त, मेरे पास दो स्क्रीन है, अभी यूट्यूब पे है आप लोग, और यहाँ देखो ऐप पे जो अभी वॉइस का मैंने बताया आरुषि, ये सब मुझे कहाँ कमेंट कर रहे हैं, ऐप पे कर रहे हैं। तो ऐप पूरी तरीके से अच्छी चल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ ग्लिच हो जाता है। तो एक काम करो, मैंने कहा भी था थोड़ी देर पहले, लॉग आउट करो और फिर से लॉग इन कर लो, है ना। लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ इजी है देखो मंटू, मैथ्स लिटरली इजी है और उसको इजी बनाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैंने कहा ना ताली दोनों हाथ से बजेगी, तो आपको भी उतना साथ में रहना है, एटलीस्ट जो चीजें हम बोले वो करना है। डन है, चलो गाइस। नाउ अब बात करेंगे, ना ना ना, नो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर्ष, डोंट वरी, अननेसेसरी यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, नो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। हाँ, ज्योमेट्री में हम आते हैं, जैसे कि लाइंस एंगल्स शुरुआती ज्योमेट्री का बुनियाद है, जैसे कि अरिथमेटिक में इन हर टॉपिक में ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक का यूज, रेशो का, परसेंटेज का, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में होता है। सेम उसी तरह दोस्तों लाइंस और एंगल का जो यूज है ना, ऑलमोस्ट ट्रायंगल में होगा, सर्कल में होगा, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, मेंसुरेशन, मतलब यहाँ देखो बहुत जगह इसका यूज होगा, इसलिए हम शुरुआत ही एकदम वहां से करते हैं जिसका यूज आगे हर जगह होने वाला है। फिर उसके बाद हम ट्रायंगल की दुनिया उसकी प्रॉपर्टीज, सर्कल की दुनिया उसकी प्रॉपर्टीज, एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफरेंस, क्वाड्रिलेटरल जिसमें पैरेललोग्राम, ये आपका अगेन स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब चीजें आती है, पॉलीगॉन जिसमें हेक्सागॉन, है ना, यानी कि क्वाड्रिलेटरल तक 4 लाइन वाली ज्योमेट्री, फिर उसके ऊपर जो भी है 5 लाइन 6 लाइन, ये सब हम पॉलीगॉन में देखते हैं। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट यस, यहां पर भी अगर आप सोचोगे कि सर क्या यहां हमें कोनिक सेक्शन पूरा पढ़ना है, पैराबोला, हाइपरबोला, नहीं दोस्तों, नहीं। मैक्सिमम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल तक ये हमें यहाँ पढ़ना है। एज फार एज आईपी मैट सिलेबस इज कंसर्न, हमें जेडब्ल्यू की नहीं आईपी मैट की प्रिपरेशन करनी है। मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब। फिर आते हैं मॉडर्न मैथ्स पे। तो दोस्तों मॉडर्न मैथ्स का
जो पार्ट है वो ये है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब मॉडर्न मैथ्स में। और हायर मैथ्स में आपको मैट्राइसेस डिटरमिनेंट, ये लिटरली वो टॉपिक है जो 10th तक आप देखते तक नहीं हो, इसका पाला आपसे पड़ता है 11th ऑनवर्ड्स। ठीक है, देन ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ पार्ट आप बेसिक वाला 10th में देख लेते हो, लेकिन उसमें जो अलाइड एंगल फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल वाले फॉर्मूलाज है, वो सब आप 11th वगैरह में देखते हो, तो वो भी यहाँ यूज होने वाला है। देन हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, जैसे अभी आप में से कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, गाइज उस पे तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जिसपे भूले भटके कभी तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, भूले भटके कभी तो क्वेश्चन, जैसे कि बाइनोमियल एक्सपांशन, वो भी हम कवर करते हैं एक मिसलेनियस। अगर आप अपने बैच का प्लानर देखो ना, बैच का प्लानर देखो जल्दी से ऐप पे, वहां आपको हायर मैथ्स के सेक्शन में मैंने एक क्लास लगाई है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में वो चीजें हम कवर कर लेंगे जहां पे जो चीजें बिल्कुल अब अनटच है, काफी सालों से एक आध बार आई है ना, बट अनटच है, वेटेज वाइज हम उसको उतना वेटेज नहीं देना चाहते जितना इन सारे टॉपिक्स को देना चाहते, तो उसको भी हम आखिरी में कवर कर लेंगे। डन है गाइस? कट ऑफ तो मंजित इट वेरीज यार, है ना। अभी इस साल देख लो, रोहतक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजी आया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजी, तो 100% जो पिछले साल का था उससे ज्यादा जाएगा, अराउंड 380 प्लस। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। अगेन अगर आप बात करो, मैं ओवरऑल की बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ ओवरऑल देखा जाता है, सेक्शनल कट ऑफ जनरली आपका इंदौर में देखा जाता है, तो इंदौर इस बार शॉर्ट आंसर जो, अब अच्छा ये शॉर्ट आंसर क्या है, एमसीक्यू क्या है, ये आपको अगले स्लाइड पे पता चलेगा गाइज, जो कि है डिटेल्स अबाउट कौन सेक्शन इन आईपी मैट एग्जाम। आईपी मैट एग्जाम जो है, तीन तरह की आईपी मैट एग्जाम है, बराबर तीन तरह की आईपी मैट एग्जाम है, एक इंदौर की होती है, एक रोहतक की होती है, एक जिपमैट की होती है, फिलहाल तो तीन है, लेकिन आप देख रहे हो गाइस, पता है आप में से अगर कोई इस डाउट में है कि यार हम आईपी मैट करके अच्छा तो कर रहे हैं ना, कि कोई और करियर ऑप्शन हमने देखना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आईपी मैट का जो ट्रिमेंडस रिस्पांस बढ़ रहा है इन दिनों में, आप देखो एक से एक आईएम इस रेस में अब शामिल हो चुकी है। इस साल कुछ आईएम्स बढ़े हैं, नेक्स्ट ईयर और कुछ आईएम्स बढ़ने के चांसेस है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? ये अचानक उनका मन कर रहा है इसलिए नहीं, ये इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं इतने बच्चे उनको चाहिए जो ये कैलिबर वाला मैनेजमेंट स्टडी पढ़ के आए, जो अपने हमारे लिए एक बेस्ट रिसोर्स बन सके। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री की डिमांड है। तो ये सप्लाई, जब डिमांड सप्लाई पता होगा ना जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो सप्लाई करने के लिए अब देख रहे हो आप कि यहाँ आईपी मैट में कोई इंस्टीट्यूट अपनी सीट्स बढ़ा रहा है, तो कोई नई नई इंस्टीट्यूट है जो आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। तो गाइज, ये डिमांड को देखते हुए आप एक चीज तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि आप बहुत सही करियर ऑप्शन को सिलेक्ट किए हो। ठीक है, उसमें कोई दो राय मत रखना, उसमें बिल्कुल दो राय मत रखना, क्योंकि जब आप उसी में डाउटफुल रहोगे ना, तो आप अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। तो उसमें आप बिल्कुल बेझिझक रहना। हाँ, बाकी आपके साथ जो अप्स एंड डाउन्स होंगे पढ़ाई करते समय कि यार मेरे दोस्त चिल कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये टॉपिक टफ लग रहा है, उसके लिए अपने आप को संभालना, उसके लिए हम भी है। हम जितना हो सके आपको बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको भी अपने माइंडसेट को संभालना होगा, बताना होगा कि नहीं यार, करेंगे करेंगे फोड़ेंगे, और होता है, बिल्कुल होता है। जैसे जर्नी आगे बढ़ी आपको इजी आसान लगना शुरू हो जाएगा, कंसिस्टेंट रहो बस। अब इंदौर में देखो 90 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कॉन्ट के होते हैं 45 क्वेश्चन। इंदौर का पैटर्न बता रहा हूं मैं। अब हाँ, द बेस्ट पार्ट, इंदौर में रीजनिंग नहीं है, डीआई भी जो है वो कॉन्ट में इंक्लूडेड है, एक केस आ जाता है डीआई का, वो कॉन्ट में इंक्लूडेड है। तो 90 में से 45 क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो कॉन्ट के होते हैं, और वो भी दो सेक्शंस में बटे हुए होते हैं, एक है एमसीक्यूज और एक है शॉर्ट आंसर। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, तो इस साल जो शॉर्ट आंसर आया वो लगभग लास्ट ईयर की तरह था, बट एमसीक्यूज इंदौर में इस बार बहुत टफ बोला जा रहा है, पिछले कंपैरिजन में बच्चों से जो बात हुई पता चला। तो इसलिए उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा बोलते कि अगर ओवरऑल इजी जा रहा है तो बहुत खुश मत हो जाओ, क्योंकि जो रोहतक का कट ऑफ लास्ट ईयर 310 आया था, 320 आया था, इस बार वो 380 प्लस एक्सपेक्टेड है। तो बहुत इजी आने से ज्यादा खुश नहीं होना है, कट ऑफ ऊपर जाता है। और अगर ओवरऑल बहुत टफ गया तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो कट ऑफ लास्ट ईयर था उससे 5-6 क्वेश्चन नीचे कट ऑफ इस बार जाएगा। तो अगर आपने 4-5-6 क्वेश्चन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम भी किए होगे तो भी आप सेफ साइड हो।
तो ये भी याद रखना गाइस, जो पूछ रहा था कट ऑफ ये वेरी होता है ईयर टू ईयर, तो कभी भी कोई नंबर दिमाग में मत रखो, हमेशा अपना बेस्ट देना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, विथ 100% एक्यूरेसी की कोशिश करनी है बस। कोई नंबर दिमाग में रखोगे तो आप हमेशा पूरी एग्जाम में पैनिक लेवल पे रहोगे। डन है। सो देखो गाइस, टोटल 45 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को 4 मार्क है, राइट। अब आप देखो यहाँ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर। अब एमसीक्यूज होते हैं टोटल इस 45 में 30 और शॉर्ट आंसर होते हैं 15। क्या निगेटिव मार्किंग है? यस, बट गाइज निगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट को होती है। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर ऐसे मतलब क्या शॉर्ट आंसर? अब इन दोनों में क्या फर्क है ना, ज्यादा टेंशन मतलब सर यार एमसीक्यू क्या है, ये शॉर्ट आंसर क्या? एमसीक्यू यानी जहां ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD, शॉर्ट आंसर में ऑप्शन नहीं दिए जाते। अब उसमें क्या होता है वो मैं एक एग्जाम्पल लाया हूँ आपके लिए, आज हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस मैं आपको बताने लाया हूँ कि देखो एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे दिखता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वैसे दिखता है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो निगेटिव मार्किंग होती है और ये शॉर्ट आंसर का सेक्शन सिर्फ आप देखोगे कहां पर है, इंदौर में है सिर्फ, ना ही रोहतक में है ना ही जिपमैट में है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती है, बेशक होती है, लेकिन निगेटिव मार्किंग होती है सिर्फ एमसीक्यू के लिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देर इज नो निगेटिव मार्किंग इन आईपी मैट इंदौर। तो ये सेक्शन 15 क्वेश्चंस का जो है ना, हर क्वेश्चन 4 मार्क, बट 15 क्वेश्चन का जो ये सेक्शन है, उसमें आप लिटरली क्या कर सकते हो गाइस, अगर आप 80% भी लगभग लग रहा है आपको ये आंसर है, तो आप वहां पे टाइप कर सकते हो। ऑप्शन तो होते नहीं है, टाइप कर सकते हो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, बट यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग होती है 1/4, है ना, 1/4 निगेटिव मार्किंग, करेक्ट पे 4 और माइनस पे -1। और यहां पर भी सेम है, करेक्ट पे 4, करेक्ट पे 4 और माइनस आने पे -1 आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, तो गाइज यस, यहाँ पे टोटल आप देख रहे हो 120 क्वेश्चन है रोहतक में, उसमें से 40 क्वेश्चन आपने देखा है कॉन्ट के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के। अच्छा, इन 40 में मैंने कहा मोर देन 50% वेटेज अरिथमेटिक का है, तो ये दो एग्जाम में तो अरिथमेटिक बहुत डोमिनेटिंग है। यहां पर भी अब तक डोमिनेटिंग था, लेकिन इस साल थोड़ा सा, मैंने कहा ना, इस साल इनफैक्ट एग्जाम स्टूडेंट को टफ इसी रीजन की वजह से लगी है कि अरिथमेटिक का वेटेज थोड़ा कम कर दिया था और ज्योमेट्री का बढ़ा दिया था। यस, तो जो स्टूडेंट अभी से सोच रहे होंगे ना सर ज्योमेट्री नहीं किया तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इस बार इंदौर में ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ा दिया था गाइज, इसलिए हमें पहले मैंने कहा एक वर्ड 360 डिग्री प्रिपेयर्ड होना है। ठीक है गाइज, देन एमसीक्यूज है यहाँ सबका सब, निगेटिव मार्किंग है। कैलकुलेटर अलाउड है क्या? कैलकुलेटर यहाँ पे सिर्फ इंदौर में है, बट आप अपने घर से लेकर नहीं लेकर जा सकते गाइस। जो डिजिटल कैलकुलेटर होता है ना स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, वो यूज आप कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे वो पहले तो उस कैलकुलेटर में अपना हाथ साफ होता नहीं, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, एक एक नंबर टिक करो, है ना। वहाँ कीबोर्ड अलाउड नहीं होता एग्जाम में, यस एग्जाम में कीबोर्ड अलाउड नहीं कि फटाफट नंबर टाइप किए, माउस से टिक करना पड़ता है एक एक नंबर, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आप मन ही मन करो, ओरली करो, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट हाँ, सिर्फ यहाँ इंदौर में कैलकुलेटर अलाउड है, बाकी इन दो एग्जाम में नहीं है। और ये क्यों नहीं है गाइज? क्योंकि यार ये इजी टू मॉडरेट लेवल है, क्वेश्चन वैसे ही सेट होंगे, जो बेसिक मैथमेटिक्स जानता है वो मन ही मन कैलकुलेशन कर ले। अब सर ये बेसिक में क्या है मैथमेटिक्स का, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन गाइज ये है थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वैसे डिजाइन होते हैं जहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है, और इस वजह से यहाँ कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, बताऊंगा मेहर शॉर्ट आंसर कैसे लिखे, मैं आगे वो मैंने कहा है ना, मैंने लाया है वो एग्जाम्पल लाया है जानबूझकर आपके लिए दिखाने के लिए। डन है, ना 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 ना, डोंट वरी। देखो जशवंत ने पूछा है कि सर अगर करेक्ट आया तो पॉजिटिव मार्क, रॉन्ग आया तो निगेटिव, लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन स्किप करें तो क्या उसका भी निगेटिव मार्किंग है? नो नो नो, बड़े बड़े मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो नो। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसका कोई निगेटिव मार्क नहीं है, भले ही पॉजिटिव तो ऑफकोर्स नहीं है, बट निगेटिव भी नहीं है, डोंट वरी। ना, नो इनवर्स मृणाल, नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो सिलेबस आपको दिखाया है ना, वो है मेजर आपका सिलेबस, 99% सिलेबस वो है। और जो मैंने कहा ना 1% सिलेबस जो भूले भटके कभी तो 3-4 साल 5 साल पहले आया है, बट अभी सालों से पूछा नहीं गया है, उसको भी हम मिसलेनियस में कवर कर लेते हैं, जैसे बायनोमियल एक्सपांशन एंड ऑल। 99% सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया मृणाल, बस वही है। डन है। वाई इज इट स्क्रीन कैलकुलेटर? दक्ष अब इसका आंसर तो नहीं यार मेरे पास, अब ये तो आपको वहां अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा।
बिल्कुल पाटिल। डोंट वरी यार, मैं तो बोल रहा हूँ ना, डरने की जरूरत नहीं मैथ से आपको। बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट, मोहब्बत, इश्क, प्यार सब करा दूंगा, लेकिन दोनों हाथ से यार, एक तरफा प्यार नहीं करना यहाँ, है ना। मैं आपको बिल्कुल, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाली दोनों हाथ से, उस प्रिंसिपल पे पूरे साल में आपको बरकरार रहना है। तो देखो एमसीक्यू टाइप कैसे दिखता है, इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन मत देखो सर ये कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, अप्रोच सब हम देखेंगे। ठीक है, तो वैसे ये पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है जो हम रेशो प्रोपोर्शन में सीखेंगे। तो यार ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, सॉल्व करो, आंसर आने पे टिक करो, 2 मंथ्स आया तो ए पे या बी पे, है ना। और अगर ये आपका करेक्ट हो गया तो पॉजिटिव मार्क मिल जाएंगे 4 मार्क, नहीं तो निगेटिव -1। लेकिन अगर आपने स्किप किया तो नो निगेटिव मार्किंग। ये हुआ एमसीक्यू टाइप, एंड गाइस दिस इज योर शॉर्ट आंसर टाइप। क्या फर्क है भाई? कुछ भी फर्क नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी फर्क नहीं है, उतना ही है, बस यहाँ ऑप्शंस ना देते हुए ये दे दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को लगता है सर कंप्यूटर पे हमें टाइप करना पड़ेगा आंसर। नहीं, आपको मतलब स्टेप्स या प्रोसेस टाइप नहीं करनी, आपको बस आंसर टाइप करना है। और वो भी इंटीजर टाइप होता है। इंटीजर नंबर में जो आंसर आता है ना, नंबर 30 40, कोई अल्फाबेट्स यूज नहीं करना है, बराबर। वहां पे ऑटोमेटिक वो इंटीजर वाला कीपैड आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना अपना कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का, वो वहां अलाउड नहीं होता है, वो डिसेबल्ड हो जाता है। बहुत से एग्जाम सेंटर पे तो वो कीपैड होता ही नहीं है। तो ऑन स्क्रीन कीपैड आ जाता है, उस पर बस आपको नंबर लिखना है, नंबर टाइप करना है। मान लो मेरा 30 आंसर आ रहा है तो 30। बाकी पूरा कैलकुलेशन आपने रफ में ही करना है। शॉर्ट आंसर में ऐसा नहीं कि आपको यहाँ लेट एक्स इज इनकम ऑफ विनीत, ठीक है, वाई इज इनकम ऑफ एक्स वाई जेड, नहीं। यहाँ पे आपको अपना आंसर शॉर्ट आंसर में भी क्या करना है गाइस, रफ में ही निकालना है। बस जो भी आपका आंसर आया, मान लो 30, तो यह कीपैड आ जाएगा डिजिटल, वहां 30 टाइप कर देना। 300 आया तो 300 कर देना। एंड डोंट वरी, आंसर इंटीजर में ही आता है, डेसिमल में। शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आंसर डेसिमल में नहीं आता कभी भी। कुछ कुछ बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट आंसर को लेकर स्टूडेंट पैनिक करते हैं, नहीं जरूरत है। हाँ, कई बारी ऑप्शन नहीं होने की वजह से आप वो ऑप्शंस को देखकर आंसर डिसाइड करने वाला अप्रोच भले ही यूज ना कर सको, बट इसका बेस्ट पार्ट क्या है, देर इज नो निगेटिव मार्किंग। दूसरा, इसका आंसर हमें कंफर्म पता है कि ये डेसिमल वेसिमल में नहीं आने वाला है, निगेटिव विगेटिव डेसिमल वगैरह नहीं आने वाला है। तो हम बहुत श्योर होते हैं। बस अब थोड़ा बहुत यूज करो, करेक्ट आंसर आ गया तो टाइप कर दो। और 80 90% भी आपको लग रहा है करेक्ट है, तो भी आप रिस्क ले सकते हो। डन है गाइस? ठीक है। रमानाथ सब प्लानर के हिसाब से होगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब तक कॉन्सेप्ट ही मैं सिखाऊंगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट अभी आज आपका क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पूरी जानकारी की साल भर में हम कैसे करने वाले हैं। आप जो सब्जेक्ट, जिस इंसान से पढ़ रहे हो वो कौन है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो वो क्या है, उसका डिफरेंट डिफरेंट आईपी मैट एग्जाम में क्या वेटेज है। तो गाइज आप देख रहे हो अच्छा खासा वेटेज है हर एग्जाम में उसका है, कॉन्ट का। जिप मैट में भी मैंने वो बताया नहीं, ये भी सुन लो, 100 क्वेश्चन में से 33 कॉन्ट के हैं, 33 रीजनिंग के और 34 इंग्लिश के होते हैं। एमसीक्यूज है, निगेटिव मार्किंग है, कैलकुलेटर नहीं है, और इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो कॉन्ट हर जगह है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हम आ गए हैं, अब आते हैं स्टेप्स टू बी फॉलोड। अब यहां से सबने फोकस करो, क्या क्या हम आपको देने वाले हैं, आपको वो क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। क्या वो मैथ्स का बेसिक है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ठीक है, तो मैंने डीपीपी का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, वो क्या है, ये सारी बातें अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, रफ वर्क के लिए एग्जाम में आप बेशक रफ बुक का यूज कर सकते हो, बट अगेन वो रफ बुक क्या, इनफैक्ट उस पे लिखने वाला पेन तक आप लेकर नहीं जा सकते, वो सब एग्जाम सेंटर आपको देगा। रफ बुक एंड वो सारा पेन वेन एग्जाम सेंटर आपको देगा। कुछ यार वैसे तो अब तक कुछ नहीं आया है। सिलेबस अगर यही है, मैथ्स है, कौन रीजनिंग है और इंग्लिश है, तो सिलेबस यही रहेगा। डन है? बोलो, कौन सबसे टफ है? क्या अगर कृपा मुझे पूछोगे तो मैं तो ना ही बोलूंगा। सर एक वैदिक मैथ्स की वीडियो अपलोड कर दो बेसिक इक्वेशन के लिए। यश शर्मा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यश ने। और गाइस आप में से जो भी वैदिक मैथ्स की वीडियो चाह रहा है, मुझे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यश आपको बस जाना है अपने आईपी मैट वाला चैनल पे और वैदिक मैथ्स सर्च करो, वैदिक मैथ्स आईपी मैट वाला, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो देख लो फटाफट से। ठीक है, तो वो देख लो।
इंदौर में एलआर नहीं है मयंक। मास्टर क्वेस्ट वालों को बुक बिल्कुल जैसे कमिटमेंट है अभी डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बोला ही था बैच स्टार्ट होने के विद इन 15 डेज आपको मिलेगा, तो थोड़ा वेट करो। बिल्कुल ही बिल्कुल मयंक, डोंट वरी। यस निमृत, यस अभी तक तो वही इंफॉर्मेशन है। अगर उसमें कुछ भी चेंज हुआ या वो अपनी सेपरेट एग्जाम रखे या कुछ भी उनके सिलेक्शन या एडमिशन प्रोसेस में चेंज होता है आई एम शिलोंग के, तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, डोंट वरी। बुक में क्या रहता है? बुक में सब वही रहता है, थेरी न्यूमेरिकल सब रहेगा बुक में। चलो, तो गाइज अब आते हैं। अब सबने फोकस करना, यहाँ से सबने फोकस करना। बाकी आप बहुत आगे निकल चुके हो। आपको लगता है एक ही क्लास में सारा आईपी मैट खत्म करके एग्जाम देने के लिए कल कल ही निकलना है, ऐसा लग रहा है। बहुत से बच्चे तो मुझे लग रहा है कि कल ही एग्जाम देने जा रहे हैं, बस पूछ रहे सर एग्जाम सेंटर कहाँ आता है। अरे भाई रुक जा, वो तो यार वो डिसाइड करेंगे ना जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। आपको 5 प्रेफरेंस पूछे जाएंगे, आप अपने 5 प्रेफरेंस 5 सिटीज के प्रेफरेंस देना। वो आपको जिस सिटी में भेजेंगे चले जाना। आखिर में आपने वो प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। तो अभी उतना आगे मत जाओ, पहले सब्जेक्ट तो पढ़ ले भाई, सब्जेक्ट क्या है वो तो समझ लो। हाँ, तो स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कॉन्स प्रिपरेशन, सबसे पहले अटेंड लाइव क्लासेस। जैसे मैंने कहा, बोर्ड एग्जाम्स है, आपका बोर्ड का ईयर है, लेकिन साथ में आईपी मैट को भी बैलेंस करते चलो। जिस दिन जो क्लास है, हमने तो ऐसे तो है नहीं यार 6-6 घंटा आपकी दिन में क्लास लगाई है, और इतनी जरूरत भी नहीं है, पहले ही कहा मैंने। तो जिस दिन जो क्लास है वो अटेंड करो, जितना हो सके लाइव क्लास ही अटेंड करो। किसी रोज अगर हो जाए कि यार मेरे से सर अभी मैं ये 2 दिन नहीं हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ, वहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, दैट इज ओके। सैटरडे संडे को बैकलॉग क्लियर कर लेना। बस ऐसा मत करना कि कोशिश करो कि एक हफ्ते का बैकलॉग मैं उसी हफ्ते में क्लियर करूं, फिर मुझे आउट ऑफ द वे क्यों ना जाना पड़े उस वीक में, सैटरडे संडे क्यों ना सेक्रीफाइस करना पड़े। तो यस, बनती कोशिश लाइव क्लासेस अटेंड करो। किसी रोज लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पाए तो उसी हफ्ते के वीकेंड में अपना बैकलॉग क्लियर कर लो, जो भी क्लास नहीं अटेंड कर पाए वो देख लो। देन वॉच रिकॉर्डेड वीडियो इफ रिक्वायर्ड। पता है मैं लाइव क्लास अटेंड करने क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सर फिर रिकॉर्डिंग देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। रिकॉर्डिंग देखने से हर चीज एकदम बढ़िया समझ में आएगी। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा, खासकर उन स्टूडेंट को जो अभी बोल रहे थे ना नॉन मैथ्स वालों के लिए टिप्स बता दो सर, ये है टिप्स। पहले लाइव क्लास अटेंड कर, हो सकता है लाइव क्लासेस में कुछ चीजें क्लैरिटी आ गई, सर कॉन्सेप्ट समझ गया, क्लैरिटी आ गई। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करे सर? या क्वेश्चन खुद से आपने बताया तब समझा, खुद से सॉल्व करने के लिए क्या करे सर? तो एक बार लाइव क्लास जैसे होती है ना, थोड़ा समय निकाल के रिकॉर्डेड क्लास देखो, अपनी स्पीड में देखो। रिकॉर्डेड क्लास के लिए आपके पास ऑप्शन होता है आगे करना, पीछे करना, कोई पार्ट स्किप कर सकते हो, थोड़ा आगे लेकर जा सकते हो, है ना, स्पीड बढ़ा सकते हो। तो वो पार्ट जो आपको टफ लगा या वो क्वेश्चन जो आपको टफ लगा, या पूरा लेक्चर देखना इनिशियली, खासकर नॉन मैथ्स वालों ने, तो पूरा लेक्चर एक बार रिकॉर्डेड मोड पे देखो। और ऐसा देखो कि क्वेश्चन देखो, तुरंत पॉज करो, वही क्वेश्चन एक बार खुद सॉल्व करो। पहले देख लिया, पहले तो लाइव क्लास में देखा, फिर और वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा, और अब आपको समझ गया है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट छप चुका है। तुरंत उसको एक नोटबुक बनाओ बड़ी वाली, उसमें तुरंत वो क्वेश्चन खुद के दम पे सॉल्व करो। मैंने बताया, क्लैरिटी आई, खुद ने सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस आ गया। तो यस गाइस, खुद के दम पे जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक वो टॉपिक का बिल्कुल पीछा छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन जो क्लास में कराए जाएंगे उसके नोट्स आपको मिलेंगे ऐप में, वो खुद के दम पे आपको सॉल्व करना है। डन। सो वॉच रिकॉर्डेड वीडियो इफ रिक्वायर्ड, मतलब हाँ, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको अगर मान लो टॉपिक पहले गो में ही एकदम बढ़िया समझ में आया, पहले इसमें सर मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने खुद ही कर लिए, आप बता रहे थे, हमने बस अपने आंसर क्रॉस चेक करे और हमारे सारे करेक्ट थे, तो फिर खैर ठीक है, उस टॉपिक के लिए आपने रिकॉर्डिंग नहीं भी देखी तो चलेगा। लेकिन जिसको टफ लगा या जो नॉन नॉन मैथ्स का है और उसको टफ लगा, तो उसने एक बार रिकॉर्डिंग देखना है। ट्रस्ट मी गाइज, ये आपको 2-3 महीना करना है, 2-3 महीना करना है, जब तक आपका मैथ्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, नंबर के साथ वो जान पहचान नहीं होती, फैमिलियरिटी नहीं होती, तब तक करना है। एक बार वो हो जाएगा ना, तो आपको ये बार बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनिशियली करना है क्योंकि आपका टच नहीं है ना मैथ्स से, 11th 12th मैथ्स नहीं है, उस वजह से बहुत से स्टूडेंट। नाउ सॉल्व सेशन नोट्स ऑन योर ओन, यही तो मैं बता रहा हूँ।
सेशन नोट्स मतलब जो मैं क्लास में लेकर आया हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन वो ऑन योर ओन। सिर्फ सर ने कर दिया, हमने पॉपकॉर्न खाते खाते देख लिया, मतलब नहीं हुआ। करने के बाद ये खुद भी करना है। तो हाथ में पॉपकॉर्न नहीं, हाथ में नोटबुक और पेन लेना है। ठीक है। जैसे क्लास हो जाएगा, अगर आपको सब चीजें समझ गई है तो बिना रिकॉर्डिंग देखे आप खुद वो सेशन नोट्स को सॉल्व करो। और अगर क्लास में कुछ भी टफ लगा है तो एक बार रिकॉर्डिंग देख के फिर सेशन नोट्स को सॉल्व करो, लेकिन एक बार सेशन नोट्स आपने खुद ने भी सॉल्व करनी है। डन। उसके बाद आप जाओगे डीपीपी पर। डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यस गाइज, आफ्टर एवरी सेशन हम आपको देते हैं डीपीपी, यानी कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको ये दी जाती है। अच्छा, तो इसमें क्या करना है सर? इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे? नहीं, इसमें सॉल्यूशंस होंगे जो कि पीडीएफ फॉर्म में, वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन इसमें, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब पहला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं, बस आंसर की देख लिया, आपका आंसर ए आया, वहां पर भी ए है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आई तो टेंशन की बात नहीं है, तुरंत उसका पीडीएफ सॉल्यूशन देखो, है ना, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन देखना, वहां से हिंट लो कि यार वो क्या बात है जो मैं क्रैक नहीं कर पाया, क्लिक नहीं कर पाया, तो वो बात एक बार समझो। अगर वो आपको हिंट मिल गई तो तुरंत वो सॉल्यूशन को साइड में रखो और वापस अपने दम पे सॉल्व करो। मान लो अगर आपको वो क्लिक नहीं हुआ, हिंट भी देख ली फिर भी क्लिक नहीं हो रहा, तो पूरा सॉल्यूशन देख लो। पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद भी क्लिक नहीं हुआ तो वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है, वो देख लो, और फिर तो 100% हो ही जाएगा यार, है ना, फिर तो 100% हो ही जाएगा। तो इस तरह से ये डीपीपी आपने सॉल्व करते चलना है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, सीक्वेंस समझो, पहले क्लास देखो, क्लास में अगर टफ लगा सीक्वेंस समझो। हाँ, ये सीक्वेंस फॉलो करना, रैंडम मत करना कि क्लास देखा नहीं और डायरेक्ट डीपीपी उठा ली, नहीं। पहले क्लास देखो, क्लास में कुछ दिक्कत है तो वीडियो भी देखो, फिर वीडियो देखने के बाद जो सेशन नोट्स है पहले वो पूरी सॉल्व करो। जो क्लास में क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिए वो खुद सॉल्व करो, और वो होने के बाद फिर डीपीपी। डीपीपी में भी जितने खुद से हो रहे खुद करो। सर खुद से तो हो गए लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा। मैं बोल रहा हूँ गाइस, पहले 3-4 महीना टाइम नहीं देखना है। अगर एक क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा है, 8 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, बिंदास लेने दो, टाइम पे हम खेलेंगे। गाइज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हमें क्रैक करनी है तो टाइम और एक्यूरेसी, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइम हम हमेशा कम करते जाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करते जाएंगे, बट ये धीरे धीरे होगा। एक ही दिन आप अगर पानी में कूद गए स्विमिंग सीखने के लिए तो सारे स्ट्रोक नहीं सीख जाओगे, पहले दिन तो बस ब्रीदिंग सीखोगे, दूसरे दिन कहीं तो आप हाथ पैर मारना सीखोगे, फिर अलग अलग स्ट्रोक सीखोगे। तो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस गाइज, है ना, और आपके पास टाइम है। तो पहला फोकस जाना चाहिए एक्यूरेसी पे। भले ही इसके लिए आपको 8 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, लगने दो। स्टार्टिंग के 3 महीना टाइम कैलकुलेट मत करो कि मुझे एक क्वेश्चन के लिए सर हो तो जा रहा है लेकिन 5 मिनट लग रहा है। अरे लगने दे भाई, टाइम पे हम खेलेंगे। कब खेलेंगे? हम बाद में, है ना, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, नवंबर ऑनवर्ड्स, तब हम थोड़ी सी मॉक्स देना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट, तब हम टाइम पे खेलेंगे। तो दोनों हम बैलेंस करेंगे पूरे साल में, लेकिन पहला फोकस आपका होना चाहिए एक्यूरेसी पे। तो यस, डीपीपी के जितने क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं हो रहे हैं आप पीडीएफ सॉल्यूशन से हिंट ले सकते हो। जितनी हो सके पहले हिंट लेके ट्राई करो, अगर हिंट में भी नहीं हुआ तो फिर पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन से आंसर चेक करो या वीडियो सॉल्यूशन से आंसर चेक करो। पीडीएफ भी है आपके पास, वीडियो भी है, जिससे देखना है देख लो। ठीक है। सो गाइस, तो डीपीपी सॉल्व हो गई, डीपीपी सॉल्व हो गई, यस सर हो गई। उसके बाद क्या करना है? वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट, अब वीकली टेस्ट क्या होता है भाई? वीकली टेस्ट सर हर हफ्ते की, वीकली मतलब हर हफ्ते में जो टेस्ट होती है, क्या होती है? अरे बिल्कुल होती है। जाओ अपने ऐप पे, बैच में जाओ, प्लानर पे चेक करो, हर हफ्ते आपकी टेस्ट होगी। जो भी इस हफ्ते आपको पढ़ाया गया है बस उसी सिलेबस पे नेक्स्ट मतलब उसी वीक में आपकी टेस्ट होगी, और वो टेस्ट जरूर दो। वो पूरे सिलेबस की टेस्ट नहीं है गाइज, वो सिर्फ उसी हफ्ते की टेस्ट है, वो टेस्ट जरूर दो। कम से कम वो टेस्ट का जो एक पैटर्न है ना, वो टेस्ट का एक जो प्रेशर है, आपको सिलेबस के साथ बांध के रखेगा, आपको कैजुअल नहीं होने देगा, आपको चिल नहीं होने देगा, आपको एक रिस्पॉन्सिबल बना के रखेगा।
यार ये हफ्ते का ये सिलेबस था, मेरे से मिस हो गया, लेकिन अब वीकली टेस्ट आ रही है, मुझे फटाफट वो सिलेबस बैकलॉग क्लियर करना है। मैं हफ्ता भर गाँव गया था, मुझे आने के बाद वो सिलेबस कवर करना है, मुझे वीकली टेस्ट देनी है। तो गाइज ट्रस्ट मी, टेस्ट का बर्डन नहीं लेना है। सर टेस्ट दिया कम आया तो हम नाराज हो जाएंगे, हम मायूस हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे। भाई नहीं, टेस्ट को आप उस तरीके से मत देखो। टेस्ट इज नॉट योर अल्टीमेट परफॉर्मेंस। टेस्ट ये आपके अल्टीमेट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एक हथियार है, टूल है। आपको रियलिटी चेक देगा कि ये हफ्ते में आप कहाँ कम पड़े, कहाँ बराबर थे, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आप बहुत सही चल रहे हो। सर वीआरसी में बड़े कम आए तो इम्प्रूव करो। सर कौन बड़ा बेकार गया, इम्प्रूव करो। सर कौन में मस्त आए, बहुत बढ़िया, उसको सस्टेन करो। तो ये हमेशा याद रखना। बच्चे क्या करते हैं ना, ये सब करते हैं, सर हम टेस्ट नहीं देंगे यार, टेस्ट क्या अभी अभी से टेस्ट दे दे, अरे दे भाई। और इसको पॉजिटिव माइंडसेट से दे कि कम भी हुआ तो उससे सीख लेनी है, लर्निंग लेनी है कि कहाँ हम गलत हुए, और ज़्यादा भी आया तो उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एवरीवन। क्या ये सबको चमका? लगा दो एक बार चमका, चमका रहेगा अपना तकिया कलाम। हर चीज समझ रही है, चमका चमका लगा दो। अरे क्या बात है शर्वरी, मैं परसों ही आ रहा हूँ वहां। चमका गाइस। मयंक देखो, बिल्कुल ना के बराबर, रोहतक वगैरह में थोड़ा किया जाता है, बट बहुत ही ना के बराबर एकेडमिक्स को। और ये एग्जाम में जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो ना, तो आप इंटरव्यू में एकेडमिक्स को बता सकते हो कि मेरा क्यों कम था, जो भी जेन्युइन है वो रीजन बता सकते हो। और उनको पता है बच्चे में कैलिबर है, इसलिए मेरे सामने वो इंटरव्यू सीट पे बैठा है। तो अगर वहाँ थोड़ा बहुत कम भी हुआ है तो बच्चा अच्छा है। ठीक है। अरे वो तो सब बताएंगे यार, जेनिल जब भी वो डेट आएगी रजिस्टर करने की। तो दैट्स इट गाइस। कोई बोल रहा है सर वेयर इज द प्लानर, ऐप में है अपने, जो भी बैच है आपका ना, मास्टर क्वेस या प्रो, उसी में आप जाओ, नोटिस सेक्शन में, बराबर ऑल क्लासेस में जाओ। ऑल क्लासेस में आपको वी आर सी कॉन्ट रीजनिंग दिखेगा, उसी में नोटिस दिखेगा, नोटिस पे जाओ, वहाँ लेक्चर प्लानर दिखेगा आपको। ठीक है। चलो तो एक बार वापस सीक्वेंस फास्ट बता दे रहा हूँ गाइस, क्या करना है। लाइव क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद जरूरत पड़ने पे, खासकर नॉन मैथ्स वालों ने तो देख ही लेना एक बार रिकॉर्डिंग वापस। और रिकॉर्डिंग देखते देखते वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करो, पॉज करो तुरंत सॉल्व करो। एंड देन गाइस डीपीपी, जब सेशन नोट्स हो जाए उसके बाद डीपीपी, जब डीपीपी हो जाए उसके बाद वीकली टेस्ट। ये बिल्कुल शिद्दत से पूरे साल करना है। और ट्रस्ट मी, जो बच्चा कंसिस्टेंटली इसको करते रहेगा ना, वो आईआईएम में जाएगा, वो आईपीएम प्रोग्राम में सिलेक्ट होगा। बस अब आपके हाथ में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो ये कड़ी तपस्या करता है ना, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है यार, आराम से डूएबल है, वो बिल्कुल सक्सेस अचीव करता है। एंड गाइस उसके बाद है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या है समझो। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मान लो आपने वीकली टेस्ट दी, वीकली टेस्ट में दो चीजें हो सकती है, एक तो आपको बड़े कम मार्क्स आए या बड़े अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क आए तो पूरा मेंटेन करो कि इस बार मैंने जो जो चीजें सही ढंग से करी, अब मैं उसको आने वाले दिनों में मेंटेन करूंगा। लेकिन अगर कम आए किसी में भी, इंग्लिश में, रीजनिंग में या मैथ्स में, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एनालिसिस करके, मैंने कहा ना उस चीज को इंप्रूव भी तो करना है। कम आ गए ठीक है, चलो नेक्स्ट हफ्ता, ओ ज्यादा आ गए चलो नेक्स्ट वीक। अरे नहीं, अपने गलतियों से या अपने अच्छी बातों से सीख लेनी है। जो अच्छी है उसको मेंटेन करो, जो बुरी है उसको अच्छा करो। तो अगर किसी सेक्शन में कम है, मान लो क्वांट में ही कम आ गए, तो थोड़ा, मान लो इस हफ्ते टेस्ट थी परसेंटेज टॉपिक की, रेशो वाले टेस्ट में आपको बड़े अच्छा है क्योंकि रेशो को आपको पूरी तरह क्लिक हो गया है। परसेंटेज में आपको कम आए क्योंकि आप परसेंटेज के क्वेश्चन में अभी भी मान लो कंफ्यूज हो रहे हो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो थोड़ी उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। उसके लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके पास खजाना फीचर है, कई सारी, जैसे हमने कहा कि आपको बुक मिल जाएगी, हमारी आईपी मैट वाला की बुक्स है, तो आप वो बुक से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसमें आपको और एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करो गाइस, सो दैट, और खासकर उन टॉपिक्स की जिसमें आपका स्कोर अभी भी कम आ रहा है। और वो आपको कब पता चलेगा, जब आप वीकली टेस्ट दोगे, और इसलिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रियलिटी चेक ही नहीं मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि यार मेरे बाल खराब थे, या मुंह पे कुछ दाग थे, या कपड़ों पे दाग थे, मैं तो ऐसे ही बाहर चला गया, सब हंसने लगे।
बट उससे पहले अगर आप एक बार आईने में देख के रियलिटी चेक ले लेते, तो ये जहां पर भी प्रॉब्लम था वो आप सॉल्व कर लेते और बाहर कोई आप पे नहीं हंसता। सेम वही है, बाद में कम मेन एग्जाम में कम स्कोर आने से बेटर है ना कि अभी से चीज़ों को इम्प्रूव करते चलो, तो मेन एग्जाम में बेस्ट स्कोर ही आएगा। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप अपने आईपी मैट वाला का जो बुक आपको मिलेगा उसमें से भी आप कर सकते हो, खासकर, और करना ही है उन टॉपिक्स की जिसमें कम आ रहे हैं। नाउ गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल प्रिपरेशन। वो क्या 5 चीजें हैं जिसको हमने पूरे साल लेकर चलना है। एक एक करके ध्यान दो गाइस। 5 इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान। अरे सर ये क्या बोलने की बात है, रोटी यानी खाना तो हम खाएंगे ही, कपड़े तो पहनेंगे और मकान में ही रहते हैं। नहीं गाइस, ये रोटी कपड़ा मकान मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स के। रोटी कपड़ा मकान क्यों बोल रहा हूं मैं, मुझे बताओ। रोटी कपड़ा मकान ये 3 ऐसी चीजें जिसके बिना हम नहीं रहते, बेसिक नेसेसिटी है जीने के लिए। तो जीने की जो है बेसिक नेसेसिटी है, उसी तरह कॉन्ट्स की बेसिक नेसेसिटी, कॉन्ट्स पढ़ने की जो बेसिक नेसेसिटी है गाइस, यानी कि कॉन्ट्स के रोटी कपड़ा मकान, वो है टेबल्स, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एंड वो है गाइस क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये कुछ कुछ देखो, थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि रोहतक में कैलकुलेटर नहीं अलाउड, जिपमैट में नहीं अलाउड, इंदौर में है लेकिन वो डिजिटल है, जहाँ पे माउस से आपको एक एक नंबर क्लिक करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है। तो गाइज मुझे बताओ वो कितना मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और 2 एग्जाम में तो है भी नहीं कैलकुलेटर। तो वहां अगर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप अटक गए, तो कॉन्सेप्ट में कितना भी प्रो बन जाओ यार, अगर कैलकुलेशन में अटक रहे हो तो गलतियां होगी ही। तो अगेन कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन कैलकुलेशन प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, और इसके लिए आपको टेबल्स बाय हार्ट होना जरूरी है। टेबल्स कहाँ तक, 1 to 30 तक टेबल्स गाइस, आपके पास टाइम है। 25 तक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास टाइम है, इसलिए मैं बोलूंगा 1 to 30 ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। और ऐसा नहीं है आज के आज शुरू करो, शुरू करो सर 11 तक आता है, 12 से थोड़े से कच्चे हैं, उसको पक्का करना शुरू करो गाइस, उसको पक्का करना शुरू करो। 1 to 30 तक टेबल्स, 1 to 30 तक स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 1 to 20 तक क्यूब क्यूब रूट्स, ये आपको बाय हार्ट होना जरूरी है। तो बहुत से क्वेश्चन के कैलकुलेशन आप यू कर लेते हो, बहुत से क्वेश्चन में कैलकुलेशन, ये इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैलकुलेशन करते समय मल्टीप्लीकेशन आएगा 12 से, 17 से, डिवीजन आएगा 22 से, 23 से, स्क्वायर लेने की जरूरत पड़ेगी, क्यूब लेने की जरूरत पड़ेगी। तब आपको ये अगर बाय हार्ट है तो कैलकुलेटर पे डिपेंडेबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। रोहतक और जिपमैट में तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लेना भी मत, क्योंकि मेन एग्जाम में जहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, उसका प्रिपरेशन करते समय या उसकी टेस्ट देते समय भी आप कैलकुलेटर ना लो। इंदौर में है तो भी कोशिश करो कि बड़े बड़े जो मतलब कैलकुलेशन है वो भी आपसे चुटकी में हो जाए, और हो जाएंगे अगर इस पे आप क्लियर हो तो। बहुत रेयरेस्ट ऐसे टॉपिक है जहाँ कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी आप देख रहे थे ना अरिथमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, वो बड़ा कैलकुलेटिव है, उसमें थोड़े डेसिमल में चीजें आती है, तो वहाँ ठीक है ना। लेकिन छोटे मोटे के लिए 90% काम आपका बिना कैलकुलेटर का हो सकता है, 90% काम, इंदौर में भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बस ये चीजें आपकी बाय हार्ट होना जरूरी है। तो कॉन्ड के रोटी का बड़ा मकान। देन हैंड रिटन नोट्स, अभी से सुन लो। आज ये पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें अपनी एक्चुअल टीचिंग रहेगी, तो उसमें जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा गाइज, उस टॉपिक से आपने अपने हैंड रिटन नोट्स, देखो ये अनोटेटेड नोट्स आपको मिलेंगे। क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्लास में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, वो नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाना है, क्योंकि गाइज रिवीजन के लिए जो आप अपने खुद के नोट से पढ़ते हो ना, वो मजा या वो क्लैरिटी आपको और किसी के भी नोटबुक से नहीं आएंगी, नॉट इवन फ्रॉम द टीचर। टीचर भी जो आपको देगा ना हैंड रिटन नोट्स, वो उसके माइंडसेट से देगा, लेकिन ट्रस्ट मी, हैंड रिटन नोट्स ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होता है। हैंड रिटन नोट्स 2 टाइप की होनी चाहिए गाइस, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट। एक है लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक, एक है शॉर्ट। लॉन्ग में क्या होना चाहिए पता है, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, क्लास में आपने क्वेश्चन ये किए, सॉल्व किए, उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग देखते समय वो क्वेश्चन खुद के दम पे सॉल्व कर रहे हो, खुद के दम पे सॉल्व कर रहे हो। मैंने कहा था ना एक बड़ी सी नोटबुक और पेन लेके बैठना, उसमें वो सारे क्वेश्चंस होने चाहिए।
बट शॉर्ट हैंड रिटन नोटबुक में क्या होनी चाहिए, इसमें आने चाहिए सिर्फ फॉर्मूलाज, इसमें आने चाहिए सिर्फ ट्रिक्स, इसमें आने चाहिए सिर्फ प्रॉपर्टीज, जैसे मैं अभी बोल रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, ट्रायंगल, सर्कल, यानी कि जो छोटी छोटी कंसेप्चुअल बातें हैं ना, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, या कोई एक बढ़िया सा अप्रोच आपने सीखा आज क्लास में, किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन अप्रोच आपने सीखा, यूनिक नया अप्रोच, वो सारी चीजें आनी चाहिए शॉर्ट नोटबुक में। क्योंकि फाइनल जब एग्जाम आ जाती है ना 2-3 दिन पे, और आप रिवीजन करते हो, तब आप इसी में से करते हो। और जब मान लो हर चीज आपने, अरे आप सोचो ना, एक थाली में सब चीज ले लोगे, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, स्वीट डिश, ये वो, स्टार्टर वार्टर, आप अगर खाना भी खाते हो तो क्या करते हो, पहले सूप अलग से ऑर्डर करते हो, फिर स्टार्टर अलग से ऑर्डर करते हो, फिर मेन कोर्स अलग से ऑर्डर करते हो, लास्ट में डेजर्ट अलग से ऑर्डर। ऐसा तो नहीं होता ना, सूप भी ले लिया स्टार्टिंग में, उसी में स्टार्टर ले लिए, उसी में रोटी सब्जी राइस दाल चावल, और उसी में डेजर्ट आइसक्रीम भी डाल दिया। ऐसा होता है क्या, नहीं ना। चीज़ों को जितना सेग्रीगेटेड रखोगे ना, उतना प्रिपरेशन करने में मज़ा भी आता है। इट इज़ साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, कि आप जितना सेग्रीगेटेड और साफ सुथरी रखोगे ना, उतना पढ़ाई करने में मजा आएगा। पता है, इनिशियली आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब पता चलेगा 10-15 टॉपिक खत्म हो गए, और इतनी बड़ी नोटबुक में उसी में आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस लिख लिए, क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चंस फ्रॉम डीपीपीज, क्वेश्चन फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक्स जो आप एक्स्ट्रा स्टडी ये करने वाले हो अपने आईपी मैट वाला बुक से, उसी में आपने सब लिख दिया, उसी में आपने फॉर्मूला लिख दिया, उसी में ट्रिक लिख दिया। फिर जब रिवीजन करनी पड़ेगी, तो आपको फॉर्मूला ढूंढने के लिए 5 मिनट लगे जाएंगे कि यार मैंने कहाँ लिखा था। फिर वो को अप्रोच, एक स्पेशल अप्रोच है ना, जो आपने आज तक नहीं सीखा लेकिन उस क्लास में सीखा था, वो ढूंढने के लिए आपको और 15 मिनट लग जाएंगे। यार वो कौन से टॉपिक में सीखा था यार, बढ़िया था यार, सर ने एकदम मस्त करके दिखा दिया था। वो ढूंढने में आपको अगेन टाइम लग जाएगा। और इसीलिए गाइज, 2 टाइप की नोटबुक हमेशा बनाते चलो। एक लॉन्ग, उसमें सिर्फ क्या आनी चाहिए, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो मैंने कहा डीपीपी से, नोट्स से, जहां से भी हो, बुक से, सिर्फ क्वेश्चन। और जो बेहतरीन चीज है ना, फॉर्मूला, ट्रिक्स, ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए शॉर्ट। और ये वाली नोटबुक को रोज 10 मिनट रूल, 10 मिनट आप देखोगे हर रोज। इनिशियली तो आपको 2 मिनट में हो जाएगा, आज मैं मान लो पहला ही दिन है लेक्चर का, तो आज क्या ही देखना पड़ेगा ना, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा ना गाइस, तब ट्रस्ट मी, आपको सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स होते हुए महसूस होगी। खासकर वो जिनका मैथ्स वीक है, उनको लगेगा यार ये तो खिचड़ी हो रही है, ये इसमें आ गया उसमें आ गया। लेकिन लेकिन अगेन, जो बच्चा ये नोटबुक बना के हर टॉपिक वाइज अलग फॉर्मूलाज, अलग ट्रिक्स, अलग ये लिखेगा, और रोज 10 मिनट उसको देखेगा, बस रात को सोते समय, जब भी आपको देखना जो आपका बेस्ट टाइम है, जो इसको देखेगा ना, उसके दिमाग में कभी भी खिचड़ी नहीं बनेगी, वो बहुत सॉर्टेड रहेगा। तो ये नोटबुक को आप 15 दिन में कभी तो रिवाइज करो। देखो ये रिवीजन में आपको हेल्प कर रही है। ये नोटबुक को 15 दिन में एक आध बार उठाओ, और रैंडम कुछ तो क्वेश्चन रिवाइज करो उसी में से, जो आपने पहले कभी तो किए थे, रैंडम रिवाइज करो। और 1 महीने बाद उठाओ, रैंडम रिवाइज करो। तो ये नोटबुक को बार बार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में रोज यूज कर ही रहे हो। ठीक है, तो इसको आप रैंडमली कभी तो संडे के दिन उठा लिया, और उसी के अंदर के कुछ क्वेश्चन रैंडमली पिक किए, और खुद के दम पे वापस सॉल्व किए, रैंडमली पिक किए, सॉल्व किए, कि यार तब तो हो गए थे, अभी हो रहे कि नहीं चेक करते हैं, है ना। कभी कभी तुरंत कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो हो जाता है, लेकिन बाद में भूल जाते हो, तो वो ना हो इसलिए उसको 15 दिन में एक बार वापस लो, रैंडम उसी में से कुछ क्वेश्चन लो, सॉल्व करो। 30 दिन बाद लो, उसी में से कुछ क्वेश्चन लो, सॉल्व करो। बट इसको हर दिन, हर रोज 10 मिनट देना है, और 10 मिनट में हो जाएगा। बस क्या पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, ट्रिक्स पढ़नी है, अप्रोचेस सीखने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। 10 मिनट रूल गाइस, कर लोगे एवरीवन? क्या ये कर लोगे? बोलो फटाफट बोलो, यस 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 सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपका फाइनल सिलेक्शन तय करने वाली है। ये चीज़ों का डेडिकेशन आपका फाइनल सिलेक्शन तय करने वाली है।
पढ़ेंगे, आपका मैसेज भी पढ़ेंगे यार। देखो काफी फास्ट चल रहा है ना चैट, और मुझे ये सारी बातें बताना जरूरी है। ठीक है, तो अभी बस हो गया, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद मैं आपके कुछ कॉमन डाउट लेता हूँ। डन। तो दैट्स इट गाइज, रोटी कपड़ा मकान, इस पे काम करना शुरू करो जहां तक भी हो। उसको अब एक दिन में नहीं, हाँ, एक महीना लो आराम से, एक महीने में धीरे धीरे करना शुरू करो। दो टाइप की नोटबुक बननी ही चाहिए। इसको हर रोज देखो, इसको रैंडमली 15 दिन में, 20-30 दिन में, 45 डेज में, 60 डेज में उठाओ, और उसी में से क्वेश्चन करना शुरू करो रैंडमली संडे के दिन। बाकी रोज तो आप उसको यूज कर ही रहे हो। देन गाइस फ्रीक्वेंट रिवीजन, तो ये मैंने आपको रिवीजन का ही बताया। फ्रीक्वेंट रिवीजन किसकी होनी चाहिए? इसकी और इसकी भी, बट इसकी हर रोज, इसकी एवरीडे, और इसकी क्या होगी? स्पेस्ड। स्पेस मतलब क्या? एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद 15 डेज का स्पेस लो, 30 डेज का स्पेस लो, इसको स्पेस रिपीटेशन बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली इसको स्पेस रिपीटेशन बोलते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को। और रैंडमली क्वेश्चन लेके, क्योंकि क्या होता है ना, हमें लगता है ये टॉपिक हो गया, लेकिन जब एग्जाम के टाइम हम फिर देखते हैं, और यार ये तो सब भूला भूला लग रहा है, सब ब्लैंक लग रहा है, क्या सीखा था कुछ भी याद नहीं। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि आप बस जब पढ़ाता है फैकल्टी तब पढ़ते हो, और उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम के टाइम लेते हो। अरे नहीं भाई, इसको बीच बीच में उठाना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में बड़ी नोटबुक भी उठाओ इसी संडे के दिन, और रैंडमली कोई क्वेश्चन पिक करो, प्रैक्टिस करो। याद आ रहा है कि नहीं देखो, अगर लग रहा है यार मैं तो भूल गया, तो कॉन्सेप्ट वापस याद करो, रिकॉल करो, और फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करो। लेकिन जब आप इसको 10 मिनट रोज पढ़ोगे ना, तो जनरली आप नहीं भूलोगे इसको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, सॉरी सेकंड लास्ट है न्यूट्रल माइंडसेट। थ्रू आउट द जर्नी आपका माइंडसेट न्यूट्रल होना है गाइस। थ्रू आउट द जर्नी ये न्यूट्रल है, अगर आपको नहीं भी पढ़ने में आ रहा होगा मैं बता रहा हूँ। न्यूट्रल माइंडसेट मतलब क्या? जैसे मैंने कहा, आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा होगा, सर मेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैथ्स नहीं था सर, बायोलॉजी है सर मेरा, साइंस बैकग्राउंड में मैथ्स नहीं है सर, आर्ट्स में तो कुछ नहीं है मेरा, सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है सर, टच नहीं है, मैं डरा पड़ा हूँ। भाई आपको ये सब चीजें घर छोड़ देना है, घर पे रख देना है किसी कॉर्नर में, या फेंक देना है। आपको बहुत ही, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत पॉजिटिव रहो, बट न्यूट्रल रहो, निगेटिव तो कतई मत रहो। न्यूट्रल माइंडसेट से शुरू करो, उसको पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी हमारी, दोनों मिलकर करेंगे, है ना, ताल से ताल मिलाकर करेंगे। तो बिल्कुल सर मैं सही तो कर रहा हूँ सर, ये जैसे मैंने कहा कोर्स को लेकर भी बिल्कुल, कि सर मैं आईपी मैट कर रहा हूँ सही तो है ना, क्या कुछ और करूँ? अब नहीं, पहले तो मैंने आपको इसका डिमांड बता चुका हूँ कि बेहतरीन है, आज की तारीख में तो इंडस्ट्री की नीड है, तो सही कोर्स कर रहे हो, अब उसके बारे में मत सोचो। बाकी रही सब्जेक्ट की बात, उसके बारे में मत सोचो, न्यूट्रल करो, जो जो चीज़ें बताई गई है प्रोसेस को फॉलो करो, सब चीज़ें बढ़िया होगी। देन गाइस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। तो ये भी मैं आपको बोल चुका था थोड़ी देर पहले, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस। ठीक है, तो लॉन्ग मतलब क्या आपको समझ ही गया है, शॉर्ट मतलब क्या आपको समझ ही गया है। तो लॉन्ग में तो बस क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे, डीपीपी नोट्स और यहाँ वहां से। तो न्यूट्रल माइंडसेट और कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा करो, बाकी दुनिया आप पे करे ना करे, जब आप खुद पे भरोसा कर रहे हो ना, आप रेस में हो, आप रेस में बरकरार हो। जिस दिन आपने खुद से भरोसा हटा दिया, फिर पूरी दुनिया भी आप पे करे तो कोई मतलब नहीं है। तो सेल्फ बिलीफ एंड कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत अंडररेटेड वर्ड है, बट ये बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस, ये बिल्कुल सही बात है, ये आप खुद महसूस करोगे अगर थ्रू आउट द जर्नी कंसिस्टेंट रहे तो। थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज ओरिएंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरे जर्नी में अब आपको कैसे जाना है, कॉन्ट क्या है, क्या सिलेबस है, क्या सेक्शंस है, क्या बातें, हर एग्जाम में कॉन्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में क्या क्या सीक्वेंस से आपने प्रिपरेशन करनी है, और इस प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या वो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग विथ रोटी कपड़ा मकान, देन रिवीजन नोट्स एंड एवरीथिंग। यस, फिलहाल तो आई एम इंदौर बिल्कुल सही है, बेस्ट है। बाकी यार आई एम का टैग ही अपने आप में बेहतरीन है। यस यस, ये ओरिएंटेशन है दक्ष, ओरिएंटेशन 1 ही घंटे का है। आप यार आप प्लानर देखो, कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, प्लानर नहीं देखते। ठीक है, तो मैंने कहा है अपने ऐप में ऑल क्लासेस में आपको जब वीआरसी कॉन्ट और रीजनिंग दिखेगा, वही एक नोटिस दिखेगा, नोटिस सेक्शन। तो नोटिसेस में जाओ, वहाँ लेक्चर प्लानर में देखो, कॉन्ट का ओरिएंटेशन आज 1 घंटे का ही है, क्योंकि आज कुछ पढ़ाना है ही नहीं ना मेरे भाई। हालांकि 1 घंटे के अबू ही चले गए हम, लेकिन यस,
अगले क्लास ऑनवर्ड्स जब जहाँ एक्चुअल टॉपिक शुरू होगा, एक्चुअल टीचिंग शुरू होगी, वो 2 आवर्स रहेगा, और उसमें भी हम जरूरत पड़ने पे 1.25 घंटा 2.5 घंटा लेते ही है। टाइम क्लैश प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको देखो, अगर कोई चीज़, अगर मान लो दूसरी कोई चीज़ इसके साथ क्लैश हो रहा है, तो उसमें तो अभी अजितेश हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो उसका रिकॉर्डेड नहीं कुछ भी अवेलेबल, या वो सामने वाला भी अपना क्लास नहीं आगे पीछे ले रहा है, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम की ट्यूशंस होंगी जो भी होंगी, है ना, और वो फिजिकल है, वो रिकॉर्डेड मोड पे नहीं है, तो आप ये बैच में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास है, अनलिमिटेड टाइम आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है। अरे सब बेस्ट यार, बोध गया बढ़िया है, जिपमैट जम्मू मस्त है, वो टेंशन मत लो। अरे पहले वहां तक पहुंचो ना, वहां से कॉल तो लो, पहले अपने हाथ में सारे कॉल तो लो, फिर आप डिसाइड करो कौन सा लूँ यार मैं। ठीक है, अभी बहुत आगे मत जाओ, ये लंबी प्रोसेस है। लॉन्ग नोट्स में यश आपको बस क्वेश्चंस, सेशन नोट्स में जो मैंने पढ़ा है वो एक बार खुद के दम पे सॉल्व करके लिखना है। डीपीपी के जो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे वो लॉन्ग नोट में करना है। बुक में से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग नोटबुक में करना है, यानी सारे क्वेश्चन क्वेश्चन लॉन्ग नोटबुक में। एंड जो ट्रिक्स है, फॉर्मूलाज है, अप्रोचेस है, प्रॉपर्टीज है, वो शॉर्ट में। ये नोट्स आपको मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी, और कहीं भी दिक्कत होगी तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से। मैं बोल रहा हूँ जर्नी बड़ी है, बीच में उतार चढ़ाव होंगे, तो एक अप से बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, और एक डाउन से बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज मत हो जाना। तो मैं फिर से अपने उसी 2 लाइन पे, आज के बुक्स क्यों करना है परचेज, बुक्स आपको ऑलरेडी मिल रहा है ना, प्रो वालों को तो डायरेक्ट मिल रहा है, और जो अदर बैच वाले हैं उनको भी एक बार अपने फीचर्स में देख लो। नहीं भी मिल रहा होगा तो आप हमारे बुक स्टोर से ले सकते हो, इफ रिक्वायर्ड आप ले सकते हो, बट ऑन प्रायोरिटी पहले आपको क्या करना है, सेशन नोट्स, देन डीपीपी, देन वीकली टेस्ट, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो बुक्स ले सकते हो। सिलेबस फॉर जिपमैट सेम है, सेम है, बस उसमें हायर मैथ्स उतना नहीं है जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। गाइज हाँ, सिलेबस में जो मैंने बताया वो इंदौर के लिए तो कंप्लीट है, उसके अलावा रोहतक के लिए, जिपमैट के लिए अरिथमेटिक डिक्टो सेम है। देखो अगर मैं आपको सिलेबस की एक बार बात करूं ना, ध्यान देना। चलो एक बार सिलेबस की बात कोई कर ही रहा है तो मैं एक बार सिलेबस पे आ जाता हूँ। ठीक है, एक बार सिलेबस का भी देख लो। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं गाइस, सुनना, कि अरिथमेट, रोहतक हो, इंदौर हो, चाहे जिपमैट हो, ये डिक्टो सेम है तीनों के लिए, तीनों के लिए, तीनों के लिए। बस यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, देन ट्रिग्नोमेट्री में भी जो बेसिक वाला पार्ट है वो सबके लिए सेम है। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 पार्ट है, राइट, एक जो बेसिक sin 30 tan 30, है ना, ये वाली चीजें, और एक थोड़ा एडवांस है जो कि होता है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड ऑल। तो यस, ये एडवांस पार्ट नहीं है जिपमैट में या रोहतक में, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं है जिपमैट में या रोहतक में। बाकी ये पूरा सिलेबस सेम है भाई, प्रोबेबिलिटी हर जगह, पीएनसी हर जगह है। हाँ, ये सेट्स एंड रिलेशन में सिर्फ सेट्स है, रिलेशन नहीं है रोहतक में। जिपमैट में जो सेट्स है ना, वेन डायग्राम एंड ऑल, वो है, वो रोहतक में भी है, इंदौर में भी है, और जिपमैट में भी है। ठीक है, लेकिन रिलेशन सिर्फ इंदौर में है, वहाँ नहीं है जहाँ पे जिपमैट और रोहतक की हम बात करें। बाकी सीक्वेंस सीरीज है ही। स्टैटिस्टिक्स में जो मीन मेडियन मोड है उसका यूज जिपमैट में भी हो ही जाता है। तो ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ इसलिए मैंने सिलेबस को अलग अलग एग्जाम वाइज बायफरगेट नहीं किया है, बायफरगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पूरा सिलेबस हर एग्जाम में है। इसमें बस आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 1-2 टॉपिक छोड़ो तो बाकी सब करना ही है। सिर्फ फर्क क्या है सर, फिर तो फर्क मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, है ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सेम अरिथमेटिक का परसेंटेज का सवाल इंदौर में थोड़ा टफ बना के पूछा जाएगा, यहाँ थोड़ा इजी किया जाएगा। सेम ट्रायंगल का क्वेश्चन यहाँ थोड़ा टफ पूछा जाएगा, यहाँ इजी किया जाएगा। ठीक है, बस ये फर्क है। बाकी हल्के फुल्के 2-3 टॉपिक जो मैंने उंगली पे आपको बताया, रिलेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, जो नहीं है, बट अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ऑफकोर्स इंदौर भी दोगे ही ना, तो पढ़ने के लिए सब पढ़ो, तो वो दिक्कत नहीं है गाइज यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है कि सर ये एग्जाम को हम पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें से कौन से टॉपिक छोड़े, कुछ नहीं यार। ऑलमोस्ट आप सारे एग्जाम देते ही हो,
और इंदौर एक ऐसी एग्जाम है जो सबसे ज़्यादा एस्पेरेंट देता है, इसलिए मैंने वो सारा सिलेबस बताया। बाकी 2-3 टॉपिक माइनस कर दो, बचे हुए सिलेबस को आपको जिपमैट के लिए भी करना है, रोहतक के लिए भी करना है। ठीक है गाइस, चलो गाइस, डन है। ठीक है दोस्तों, बाकी आने वाले दिनों में आपके लिए हम स्ट्रैटेजीज भी बताते रहेंगे, जरूरत जैसे जैसे फेजेस में हम आगे बढ़ेंगे, और आपको जो भी मेंटोरशिप की जरूरत है सब देते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है। इसे अरे रिवीजन होगी दिसंबर के बाद क्या? अरे मेरे दोस्त, दिसंबर के बाद तो फिर रिवीजन चीजें चलती है, वन शॉट्स चलेंगे, मैराथन चलेंगे, बहुत सी चीजें करें। एक बात सुन लो, आपका हाथ हम नहीं छोड़ने वाले हैं आपके एग्जाम के पहले और आपके सिलेक्शन के पहले। आपकी एग्जाम अगर हो भी गई, उसमें आपको इंटरव्यू और बाकी आगे के प्रोसेस के लिए कॉल आया, तो उसकी भी पूरी तैयारी हम करवाएंगे। सो आप निश्चिंत रहो। तो थैंक यू सो मच। और फिर से मैं बोलूं कि उसी 2 लाइन पे मैं खत्म कर रहा हूँ, और फिर अगले सेशन में बिल्कुल नोटबुक के साथ जुड़ जाना, जो कि अब होने वाला है हमारा एक्चुअल प्रिपरेशन का सेशन। ये तो था ओरिएंटेशन, अब एक्चुअल लर्निंग, एक्चुअल एकेडमिक सेशन जो है वो अगला रहेगा। तो दोस्तों, जो बस बाकियों ने सुन ली, जो लोग नए ज्वाइन करें, तो जो मैं बोल रहा था, अप्स एंड डाउन्स को ज़्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। और इस दुनिया को जीतने का जज्बा रखो दोस्तों, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय दोस्तों।